हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्विज के रिवीजन करेंगे। तो ये आपको यूजफुल रहेंगे एमएसबीटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द बॉडी नॉट टू रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर एक्सटर्नल फोर्सेज आर रिमूव्ड इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ये हमारी ट्रू है। कोई भी बॉडी अगर स्प्रिंग की तरह नहीं बिहेव करती है, कोई भी बॉडी अगर एक स्प्रिंग की तरह नहीं बिहेव करती है, मतलब अगर वो हम लोग उसको फोर्स लगाएंगे और अगर वो स्ट्रेच हो रही है और वैसी ही रह रही है, फोर्स लगाने के बाद हमने उसको स्ट्रेच किया हुआ है और फोर्स निकालने के बाद अगर वो बॉडी वैसी ही रहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। मतलब वो स्प्रिंग की तरह अगर नहीं बिहेव करती है तो। A property possessed by the body to recover its original size and shape after external forces are removed, it is called elasticity। तो इसको ट्रू बोलेंगे। अगर किसी बॉडी को आपने स्ट्रेच किया हुआ है और इस तरह से आपने उसको स्ट्रेच किया हुआ है और वो बॉडी स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, आपने फोर्स निकाल दिए तो ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ रहा है, स्प्रिंग अपना रिलैक्स हो रहा है, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ रही है, मतलब बॉडी अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ रही है, मतलब बॉडी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। तो प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द बॉडी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, इट इज कॉल्ड इलास्टिक। अब एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई टू द बॉडी टू डिफॉर्म इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये भी हमारा ट्रू है। जो बाहर के फोर्स हम लगाते हैं बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। और इंटरनल फोर्स, अगर कोई बॉडी को आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? जो बॉडी स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर आप बाहर से उस पर फोर्सेस लगा रहे हो और ये बॉडी भी अपने अंदर ऐसे फोर्स प्रोड्यूस कर रही है इंटरनल, ये स्प्रिंग जैसे फोर्सेस प्रोड्यूस कर रही है इंटरनल बॉडी, तो ऐसे इंटरनल फोर्सेस अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिकवर करता है, तो उस इंटरनल फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि वो इंटरनल फोर्स ही क्या करता है? बॉडी के ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिकवर करता है। तो ये ट्रू है। जो इंटरनल फोर्स जो बॉडी के अंदर डेवलप होता है ताकि वो रिकवर करे अपने ओरिजिनल साइज को, बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। द बॉडी विच इज़ मोर इलास्टिक, देखिए स्टील, रबर, कॉपर, आयरन, इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो है ये हमारा स्टील है। क्योंकि स्टील जो है ये परफेक्टली अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिकवर करती है जब हमने बाहर के फोर्स निकाल दिया। तो बॉडी विच डज नॉट चेंज इज साइज एंड शेप इवन व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ये हमारा ट्रू है। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है जिसको आप कितने भी फोर्सेस लगा रहे हो तो भी वो अपनी साइज एंड शेप को चेंज नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, अगर आप फोर्स निकालते हो, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो अगर ये वायर है, ये वायर के ऊपर हमने फोर्स लगाया हुआ है, तो ये एरिया के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट। और फोर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं एरिया से, परपेंडिकुलर फोर्स को अगर आपने डिवाइड किया एरिया से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, इट इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये हमारा राइट है, बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन? तो कंप्रेसिव स्ट्रेन रहता है, शियर स्ट्रेन रहता है, वॉल्यूम स्ट्रेन रहता है, तीन तरह का स्ट्रेन रहता है। एक स्ट्रेन ऐसा रहता है जो लेंथ से चेंजेस से रिलेटेड रहता है, डेल्टा एल अपॉन एल, इसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। और एक स्ट्रेन जो रहता है ये वॉल्यूम से रिलेटेड रहता है, डेल्टा वी अपॉन वी। और एक स्ट्रेन जो शेप से रिलेटेड रहता है, डेल्टा एच अपॉन ई, जिसको शियर स्ट्रेन बोलेंगे। जो एरिया स्ट्रेन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो एरिया स्ट्रेन हमारा बेसिक स्ट्रेन नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेन कैसा रहेगा? ये चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसके लिए इसको बोलेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। इफ बाय अप्लाइंग अ फोर्स द शेप ऑफ द बॉडी इज चेंज, अगर आप बॉडी की शेप को चेंज कर रहे हो तो स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? शेयर। शेयर मतलब हमारा शेप चेंजेस में आता है, तो शेयरिंग स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेन के पास, स्ट्रेन जो है इसके पास कोई यूनिट नहीं है और कोई डायमेंशन नहीं है, तो इट हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन। लेकिन स्ट्रेन के पास कौन सी वैल्यू रहती है? एक वेरिएबल वैल्यू रहती है। तो इसके लिए ये 5 का देखिए फ्रेंड, ये आंसर नंबर डी आएगा। अब नेक्स्ट को इसकी तरफ बढ़ते हैं। हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का मतलब क्या है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर किसी वायर के ऊपर आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो उसके साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ता है। अगर आप स्ट्रेस को डबल कर रहे हो तो स्ट्रेन भी आपका डबल हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस को 4 टाइम से बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी 4 टाइम से बढ़ जाएगा। तो ये एप्लीकेबल रहता है कहाँ तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। इसका आंसर ए आएगा।
अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करोगे तो आपको इलास्टिक कांस्टेंट मिलेगा। तो यह उसका दूसरा नाम जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट। तो इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। अगर आप रेसिप्रोकल निकालते हो बल्क मॉडुलस का अगर हमने रेसिप्रोकल निकाला हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा रहेगा उसका मतलब मटेरियल उतनी हार्ड रहेगी आपको कंप्रेस करने के लिए। बल्क मॉडुलस जितना कम रहेगा इसका मतलब वो मटेरियल आपको आसान रहेगा कंप्रेस करने। तो रेसिप्रोकल जो है बल्क मॉडुलस का उसको बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। तो ये ट्रू आएगा। यंग मॉडुलस जो रहता है, यंग मॉडुलस को हम वायर के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यंग मॉडुलस। अगर आप वायर के लिए इलास्टिक कांस्टेंट निकालने जाओगे तो वायर के लिए हमको क्या मिलेगा, यंग मॉडुलस। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो रहता है, देखिए ये शेप चेंजेस के लिए रहता है। तो देखिए फ्रेंड इसका आंसर बी रहेगा आपका, शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस जो रहता है, बल्क मॉडुलस ये बॉल के लिए रहता है, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसका आंसर जो रहेगा बल्क मॉडुलस, देखिए ये डी वाला रहेगा, जो वॉल्यूम स्ट्रेन यहाँ पर आया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ईच फेस ऑफ द ब्लॉक डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो 6 का आंसर डी वाला है, इट इज वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस ये बॉल या बॉक्स के लिए आता है, वॉल्यूम चेंजेस के लिए आता है। लिमिट बियॉन्ड विच द मटेरियल डज नॉट बिहेव इलास्टिकली। तो एक लिमिट रहती है जहाँ तक बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिकवर कर सकती है। तो उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो 7 का आंसर देखिए ये बी रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 8 का आंसर हमारा ए रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्विज की तरफ। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। अगर आप फोर्स निकाल रहे हो डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो फर्स्ट का आंसर देखिए ये बी आएगा। प्रेशर इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन। तो कोई भी लिक्विड की अगर आप प्रेशर निकालने जाते हो, अगर आप डेप्थ में प्रेशर निकालोगे तो वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा, डेप्थ के ऊपर डिपेंड रहेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये प्रेशर डेप्थ लगेगा। तो आप देखिए अगर आप कोई लिक्विड के अंदर जा रहे हो, एक टैंक के अंदर अगर आप लिक्विड के अंदर जा रहे हो, तो जितना आप नीचे जाओगे उतना पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर जो रहता है ये प्रोपोर्शनल रहता है डेप्थ को। तो जैसा डेप्थ बढ़ेगा वैसे ही प्रेशर क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि प्रेशर जो रहता है ये प्रोपोर्शनल रहता है डेप्थ को। हाइड्रोलिक प्रेस जो रहता है ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, देखिए ये पास्कल्स लॉ के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसका आंसर सी रहेगा। पास्कल्स लॉ क्या बताता है, प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। ये हमारा ट्रू है, लेकिन कब ट्रू रहता है, जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में। तो इसका आंसर हमारा बी रहेगा, 5 का। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये अपथ्रस्ट जो एक कोई भी बॉडी को अगर आपने लिक्विड के अंदर डाला हुआ है, कोई भी बॉडी को अगर आप लिक्विड के अंदर डालते हो, तो देखिए पानी का लेवल जो है, आप जब इस बॉडी को पानी के अंदर डालोगे तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। तो जितना पानी का वेट ऊपर आया हुआ है उतना ही इसके ऊपर क्या रहेगा, बायोवेंसी फोर्स रहेगा। तो अपथ्रस्ट जो रहेगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो 6 का आंसर बी आएगा। ऑब्जेक्ट कब सिंक करता है, जब उसका वेट ज़्यादा रहेगा। अपथ्रस्ट वेट अगर ज़्यादा रहेगा अपथ्रस्ट से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारा सिंक रहेगा। क्योंकि अपथ्रस्ट क्या करता है, ऊपर उसको लिफ्ट करता है। अगर ऑब्जेक्ट सिंक हो रहा है, इसका मतलब उसकी वेट क्या है, ज़्यादा है थैन दी अपथ्रस्ट। तो ये ए 7 का ए आएगा। अगर ऑब्जेक्ट को फ्लोट होना है, तो जितना पानी ऊपर गया हुआ है उसका वेट इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसकी वेट जो रहनी चाहिए वो इक्वल रहनी चाहिए टू दी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होने। मतलब जितना उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है उतना ही उसका वेट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को अगर फ्लोट करना चाहिए तो इस वेट शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन इट। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ देखिए, 5th में आइडल फ्लूइड का मतलब क्या है, ऐसी फ्लूइड जिसके पास कोई विस्कोसिटी नहीं है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, जिसके पास कोई सरफेस टेंशन नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस आएगा।
अगर कोई लिक्विड की आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो सेकेंड का आंसर ए रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो अगर एक लिक्विड के पास विस्कोसिटी है तो वो लिक्विड क्या करती है, ऐसे लेयर की तरफ फ्लो होती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी लेयर के पास रहती है, ऊपर वाली लेयर के पास। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किधर रहती है, अगर पानी ग्राउंड में फ्लो हो रहा है तो ऊपर वाले लेयर के पास रहती है। पानी अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो बीच वाले लेयर के पास देखिए ये मैक्सिमम स्पीड रहती है, क्योंकि पानी अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो वो सिलिंड्रिकल लेयर्स बन के आता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ रहती है, मिडल ऑफ द ट्यूब में। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का आप इक्वेशन देखिए फ्रेंड्स, ये विस्कस फोर्स जो लगेगा लेयर के ऊपर, विस्कस फोर्स जो लेयर के ऊपर लगेगा वो रहेगा ईटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा वी अपॉन डी एक्स। तो फोर्स और एरिया को आप डिवाइड करोगे तो वो स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि डीवी अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो मीटर्स पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर, तो 1/सेकेंड उसकी यूनिट है। तो फिफ्थ का आंसर देखिए फ्रेंड्स सी वाला आएगा। अब हम 6 क्विज की तरफ बढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ 1 पोएस, 1 पोएस का मीनिंग क्या है, विस्कोसिटी जो मेजर की जाती है पोएस में, तो 1 पोएस कितना रहता है, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1/10। स्टोक्स लॉ कभी एप्लीकेबल रहता है जब बॉडी के पास स्पेरिकल शेप रहता है, तो ये ट्रू है। जब नेट फोर्स 0 रहता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ही स्पीड से आता है। अगर नेट फोर्स देखिए ड्रॉपलेट पे 0 जाता है, अगर कोई पानी का ड्रॉपलेट है नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर जितनी ग्रेविटी की फोर्स है अगर उतनी ऊपर विस्कस फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स बैलेंस है, तो ये बॉल पे ये जो वाटर ड्रॉप रहेगा आपका एक ही स्पीड से नीचे आएगा, एक ही वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो उसको हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये सी है। और जब आप एक बॉल बेरिंग को जब लिक्विड के अंदर डालते हो इसकी विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए, तो उस पर 3 फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटी का ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट का और विस्कस फोर्स का, तो उस पर 3 फोर्स लगते हैं। ये भी ट्रू है। नेट फोर्स जब 0 रहेगा तो उस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमारी ट्रू है स्टोक्स लॉ के अंदर। आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्विज है। यहाँ पर पूछा गया है कि फुल फॉर्म एनडीटी का मतलब क्या है। फुल फॉर्म एनडीटी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये आंसर नंबर डी आएगा। अब अगर कोई सरफेस डिफेक्ट आपको निकालना है, अगर कोई सरफेस पे अगर मेटल प्लेस के ऊपर डिफेक्ट है, मान लो कैविटी है, तो उसके लिए हम कौन सी टेस्टिंग मेथड यूज करेंगे, लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड। तो ये बी वाला आएगा। अगर कोई इंटरनल डिफेक्ट है तो आपको अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग लेनी पड़ेगी या तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो टेस्टिंग मेथड यूज फॉर इंटरनल डिफेक्ट क्या आप लिख सकते हो यहाँ पर, रेडियोग्राफी टेस्टिंग। टेस्टिंग मेथड इज चीप इन कॉस्ट। कौन सा मेथड आपको चीप इन कॉस्ट मिलेगा इसमें, रेडियोग्राफी, एलपीटी, मैग्नेटिक। ये लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है ये बहुत चीप इन कॉस्ट है, क्योंकि इसको सिर्फ 2 स्प्रे की बॉटल लगती है। एक्सपर्ट लगता है एनडीटी करने के लिए, सर्टिफाइड पर्सन लगता है, तो ये हमारा ट्रू है। डीटी इज चीप इन कॉस्ट, ये भी हमारा ट्रू है। एनडीटी महंगा आता है क्योंकि उसमें मॉनिटर लगता है, बहुत सारा इक्विपमेंट लगते हैं, तो डीटी हमारा बहुत चीप इन कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।